क्या एक पूरे के पूरे राजनीतिक दल को सिर्फ एक केस के दम पर खत्म किया जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, एक कथित घोटाला और एक कोर्ट का वो फैसला जिसने जैसे सब कुछ पलट कर रख दिया। चलिए इसी पूरी कहानी को बारीकी से समझते हैं। वो तारीख थी 21 मार्च 2024। रात का वक्त था और दिल्ली की सियासत में कुछ ऐसा होने वाला था जो शायद भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और वो हुआ भी, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल ला गया था। और यही गिरफ्तारी इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अभूतपूर्व रात से और एक बेहद गंभीर आरोप से। आरोप ये था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े शराब घोटाले के किंग पिन यानी सरगना थे। उस रात का मंजर किसी फिल्म के सीन जैसा था। ईडी के 12 अफसर मुख्यमंत्री के घर पर, दरवाजे के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात, और हालत ये कि शहर के मंत्री तक को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। कुछ घंटों की तलाशी और पूछताछ चली और उसके बाद मुख्यमंत्री को हिरासत में ले लिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब यहां तक बात पहुंची कैसे? इस गिरफ्तारी की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और आम आदमी पार्टी के सियासी सफर को देखना होगा, क्योंकि कहानी के मुताबिक यहीं से खतरे की घंटियां बजनी शुरू हुई थीं। पहले 2020 में दिल्ली में एक तरफा जीत, फिर 2022 में पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ जीत, और फिर एक ऐसा कदम जिसने शायद सारी कहानी बदल दी। गुजरात यानी सत्तारूढ़ दल के गढ़ में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। कहते हैं यही वो मोड़ था जहां से आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय दल से एक राष्ट्रीय चुनौती बनती हुई दिखने लगी थी। तो अब आते हैं इस पूरे मामले के केंद्र में, वो चीज जो इस पूरे राजनीतिक बवंडर की जड़ बनी। एक पॉलिसी, दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी यानी नई शराब नीति। तो फर्क क्या था पुरानी और नई पॉलिसी में? देखिए, बहुत सिंपल है। पुरानी पॉलिसी में सरकार खुद शराब बेचती थी, लेकिन जो नई पॉलिसी नवंबर 2021 में आई, उसमें शराब की दुकानें प्राइवेट कर दी गई और लाइसेंस फीस वो कई गुना बढ़ा दी गई। और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। देखिए, आमतौर पर जब घोटाले की बात होती है तो सरकारी खजाने को चूना लगता है ना? लेकिन इस केस में ठीक उल्टा हुआ। सरकार का रेवेन्यू घटने के बजाय 27% बढ़ गया। सरकार ने उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसा कमाया, जो इस कथित घोटाले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन जांच नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद तो गिरफ्तारियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने आम आदमी पार्टी के लगभग पूरे टॉप लीडरशिप को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। और इन गिरफ्तारियों में एक कानून का इस्तेमाल एक ब्रह्मास्त्र की तरह हुआ। नाम है पीएमएलए। अब मजे की बात यह है कि ये कानून बना तो था टेरर फंडिंग रोकने के लिए, लेकिन इसकी एक खासियत इसे बहुत खतरनाक बना देती है। इसके तहत जमानत मिलना, मतलब बेल मिलना, लगभग नामुमकिन है। और इसी कानून के घेरे में पार्टी के एक एक बड़ी नेता को अंदर कर दिया गया। हेल्थ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आखिर में खुद चीफ मिनिस्टर। सोचिए, पूरी पार्टी की लीडरशिप ही जेल में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जब ये मामला निचली अदालत में पहुंचा, तो एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि जो करोड़ों रुपये के मनी ट्रेल का आरोप लगाया गया था, उसका सबूत क्या था? आखिर सबूत कहाँ है? तो करोड़ों के घोटाले के सबूत के तौर पर क्या पेश किया गया? सुनिए, कुछ सादे कागजों पर पेंसिल से लिखे हुए नोट्स, एक सह आरोपी के बेटे की गवाही जो अपने पिता की बात को ही दोहरा रहा था, और एक कैबिनेट नोट। क्या ये सबूत एक इतने बड़े घोटाले को साबित करने के लिए काफी थे? जज ने तो जांच एजेंसी पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की। उन्होंने एक फ्रेज इस्तेमाल किया, सप्रेशन बाय ऑब्सक्यूरिटी। इसका मतलब साफ साफ ये था कि बचाव के जो सबूत थे, उन्हें जानबूझकर 14,000 से ज्यादा ईमेल्स के ढेर में कहीं दबा दिया गया था ताकि वो मिल ही न पाए। और फिर सामने आया वो हिस्सा जिसे इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट माना जाता था। जो मुख्य गवाह था, उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले बिजनेसमैन शरद रेड्डी की गिरफ्तारी होती है। कुछ ही दिन बाद उनकी कंपनी सत्तारूढ़ पार्टी को 5 करोड़ का चंदा देती है। इसके बाद वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और फिर
उनकी कंपनी 25 करोड़ का एक और चंदा देती है। ये टाइमलाइन अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही थी। और आखिर में अदालत का फैसला, जो किसी धमाके से कम नहीं था। कोर्ट ने कहा कि ये कोई जांच थी ही नहीं, ये एक कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज थी। मतलब एक ऐसी कवायद जिसका मकसद सच ढूंढना था ही नहीं, बल्कि एक पहले से तय कहानी को बस साबित करना था। तो इस पूरी लंबी लड़ाई का आखिर नतीजा क्या निकला? इन सालों के सियासी ड्रामे ने दिल्ली की राजनीति को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? चुनाव हुए, नतीजे जब आए तो पहली नज़र में एक तरफा लगे। बीजेपी को 48 सीटें, आम आदमी पार्टी को 22। लेकिन असली कहानी छिपी थी वोट शेयर में। दोनों पार्टियों के बीच फर्क सिर्फ 2.26% का था। मतलब चंद हजार वोटों ने ही पूरा खेल पलट दिया। ये बताता है कि लड़ाई कितनी कांटे की थी। तो ये पूरा मामला एक टेम्पलेट की तरफ इशारा करता है, एक तरह की राजनीतिक रणनीति। क्या है ये टेम्पलेट? पहले एजेंसी की जांच शुरू करो, फिर मीडिया में एक माहौल बनाओ, उसके बाद ऐसे कानून लगाओ कि जमानत न मिले, और चुनाव खत्म होने का इंतजार करो। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सोच के साथ छोड़ जाती है। ये याद दिलाती है कि कभी-कभी बड़े से बड़े सिस्टम के सामने अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए बस एक इंसान की जरूरत होती है। एक ऐसा इंसान जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो।